नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। अब बार और क्लब रात 4 बजे तक खुले रह सकेंगे। झारखंड में नई शराब नियमावली 2026 होगी लागू। झारखंड सरकार ने राज्य के शराब परोसने और होटल बार संचालन के नियमों में बड़े बदलाव करते हुए नई झारखंड उत्पाद होटल रेस्टोरेंट बार और क्लब नियमावली 2026 बनाई है। नई नियमावली का उद्देश्य राज्य में शराब परोसने के संचालन को व्यवस्थित करना, सुरक्षा मानकों को कड़ा करना और राजस्व बढ़ाना है। नियमावली लागू होने के बाद शहरों की श्रेणी के आधार पर लाइसेंस शुल्क, संचालन समय और अन्य मानदंड तय किए गए हैं। नियमावली के अनुसार राज्य के सभी 5 स्टार होटलों में सामान्य तौर पर शराब परोसने का समय रात 12 बजे तक होगा। होटल संचालक अतिरिक्त शुल्क देकर रात 2 बजे या सुबह 4 बजे तक शराब परोस सकते हैं। रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले के होटलों, बार और रेस्टोरेंट में रात 2 बजे तक शराब परोसी जा सकती है। वहीं देवघर, हजारीबाग, पलामू और अन्य जिलों में सामान्य बार के लिए यह समय रात 12 बजे तक ही सीमित रहेगा। यदि कोई संचालक बार रात 12 बजे के बाद खोलना चाहता है तो उसे संबंधित जिले के एसपी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा और शराब अधिकतम रात 1 बजे तक ही परोसी जा सकेगी। राज्य के प्रमुख शहरों को उनकी महत्ता और राजस्व क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हवा हुई ठंडी, कांपा झारखंड। जिलों में मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे। कल से 4 दिन तक छाए रहेंगे बादल। झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट बदल रहा है। सर्द हवा के कारण राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। स्थिति यह है कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री तक कम दर्ज किया जा रहा है। रांची और जमशेदपुर को छोड़कर राज्य के ज्यादातर जिलों में रात का पारा 10 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है। गुमला में राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। खूंटी, सिमडेगा, मेदिनीनगर, हजारीबाग समेत कई जिलों में कड़ाके की ठंड का असर साफ दिख रहा है। सुबह और देर रात सर्द हवा चलने से लोगों को ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। ग्रामीण इलाकों में अलाव का सहारा लिया जा रहा है, जबकि शहरों में लोग गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत पूरे झारखंड में 9 फरवरी से मौसम एक बार फिर करवट लेगा। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और यह सिलसिला अगले 4 दिनों तक जारी रहने का संभावना है। हालांकि इससे न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ठंड से फिलहाल राहत मिलने के आसार कम है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 9 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ देश के उत्तरी हिस्से में सक्रिय हुआ है, जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बादल छाने के बाद तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। चतरा में बारात से लौट रही कार पेड़ से टकराई। हादसे में 1 की मौत, 4 गंभीर घायल। प्रतापपुर से लौट रही थी बारात। चतरा के इटखोरी थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य गंभीर घायल हो गए हैं। हादसा इटखोरी पिपतीज मुख्य मार्ग पर सुबह करीब 5 बजे हुआ है। बारात से लौट रही एक अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। जानकारी के अनुसार सरमतपुर गांव से एक बारात प्रतापपुर गई थी। विवाह समारोह संपन्न होने के बाद रविवार तड़के सभी लोग कार से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान इटखोरी पितीज मार्ग पर चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। कार सीधे सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की रफ्तार तेज थी और टक्कर के बाद वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के समय कार में कुल 8 लोग सवार थे। इस भीषण दुर्घटना में 40 साल के मनोज राम की घटना स्थल पर मौत हो गई है। वहीं मदेश कुमार, अभय राम, राहुल कुमार और आर्यन कुमार गंभीर घायल हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत चतरा सदर अस्पताल पहुंचाया गया। यहां डॉक्टर विनय मेहता की देखरेख में प्राथमिक उपचार किया गया। चिकित्सकों ने घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। अन्य सवारों को भी हल्की चोटें आई हैं। नगर निकाय चुनाव से पहले रांची पुलिस अलर्ट, दागी अपराधियों पर कड़ी निगरानी, 500 से ज्यादा को नोटिस। झारखंड में प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह सतर्क हो चुकी है। चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त तरीके से हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और कई एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहता है। इसी क्रम में रांची पुलिस ने दागी अपराधियों और संदिग्ध लोगों पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया है। सिटी एसपी पारस राणा के निर्देश पर सभी डीएसपी और थाना प्रभारियों को ऐसे अपराधियों का सत्यापन करने का आदेश दिया गया है जो पहले गंभीर आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। इन अपराधियों को हर सप्ताह या 15 दिन में एक बार संबंधित थाने में हाजिरी लगाने का निर्देश दिया गया है,
ताकि चुनाव के दौरान वे किसी भी तरह की आपराधिक या असामाजिक गतिविधि में शामिल न हो पाए। इसके अलावा रांची पुलिस ने अब तक 500 से ज्यादा संदिग्ध व्यक्तियों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के तहत नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उन लोगों को दिए गए हैं जिनका पहले विवाद, झगड़े, चुनावी गड़बड़ी या कानून व्यवस्था बिगाड़ने का रिकॉर्ड रहा है। नोटिस पाने वाले लोगों को संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के सामने पेश होकर शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरना होगा। बॉन्ड का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जेल भेजे जाने का भी प्रावधान है। रांची म्युनिसिपल इलेक्शन, सिंबल मिलते ही तेज हुआ कैंपेन, ई रिक्शा बना प्रचार का नया हथियार। रांची में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल अब खुलकर सामने आ गई है। प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मिलते ही प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। अब तक दफ्तरों और बैठकों तक सीमित रहे उम्मीदवार सीधे जनता के बीच उतरने की तैयारी में है। शहर से लेकर कस्बों तक नुक्कड़ सभाओं, रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन की रणनीति बनाई जा रही है। मेयर और वार्ड पार्षद के उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में वोट समीकरण साधने में जुट चुके हैं। किस गली में कितने वोटर हैं, कौन सा मोहल्ला निर्णायक साबित होगा, इसका आकलन करते हुए प्रचार की रूपरेखा तय की जा रही है। सिंबल मिलने के बाद अब असली परीक्षा मैदान में है, जहां हर वोट की अहमियत बढ़ गई है। इस बार प्रचार में बड़े वाहनों की जगह ई रिक्शा और ऑटो को प्राथमिकता दी जा रही है। तंग गलियों और रिहायशी इलाकों तक सीधी पहुंच बनाने के लिए छोटे वाहनों को ज्यादा कारगर माना जा रहा है। कम खर्च और आसान मूवमेंट के कारण यह माध्यम तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। जानकारी के अनुसार एक ई रिक्शा या ऑटो को पूरे दिन के लिए 800 से 1500 रुपए तक में बुक किया जा रहा है। इन पर लाउड स्पीकर लगाकर चुनावी संदेश और नारे प्रसारित किए जाएंगे। रांची में चेन स्नैचरों से अकेले भिड़ गई महिला, खरीदारी से लौटते वक्त हुई घटना, गोली चलाकर भागे बदमाश, सीसीटीवी आया सामने। राजधानी रांची के बरियातू हाउसिंग कॉलोनी चौक पर भरी दोपहरी हुई चेन स्नैचिंग की घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की कोशिश उस वक्त नाकाम हो गई जब गिरिडीह निवासी महिला जस्सी सलूजा 33 वर्षीय ने 2 बाइक सवार अपराधियों का डटकर मुकाबला किया। मॉल से खरीदारी कर लौट रही जस्सी के गले से अपराधियों ने अचानक चेन झपट ली और बाइक से भागने लगे, लेकिन महिला ने पीछे बैठे अपराधी को पकड़ लिया। संतुलन बिगड़ने से बाइक सड़क पर गिर गई और दोनों अपराधी भी नीचे गिर पड़े। इस दौरान महिला भी गिर गई, लेकिन चेन बचाने में सफल रही। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि घटना के बाद एक अपराधी उठकर पैदल भागने लगा। चेन बचने के बावजूद जस्सी ने उसे पकड़ने के लिए दौड़ लगा दी। खुद को घिरता देख अपराधी ने पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी। पीड़िता का कहना है कि उसे डराने के लिए 2 गोलियां चलाई गई थी। इसी बीच दूसरा अपराधी बाइक उठाकर अपने साथी के पास पहुंचा और दोनों मौके से फरार हो गए। फायरिंग से चौक पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि वे भीड़ के बीच से आराम से निकल गए। चतरा में सीमेंट लदा ट्रक पलटा, बड़ा हादसा टला। बेकाबू ट्रक के टकराने से बिजली का खंभा टूटा। हजारीबाग से कान्हाचट्टी जा रहा था। चतरा हजारीबाग मुख्य मार्ग पर गिद्धौर थाना क्षेत्र के गांगपुर गांव के समीप रविवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। सीमेंट से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकरा गया और पलट गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बिजली का खंभा पूरी तरह टूट गया और ट्रक सड़क के नीचे गड्ढे में जा पलटा। घटना रविवार सुबह करीब 6:30 बजे की है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई है। हालांकि ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। जानकारी के अनुसार सीमेंट से लदा ट्रक हजारीबाग की ओर से कान्हाचट्टी की तरफ जा रहा था। सुबह के समय गांगपुर गांव के पास पहुंचते ही अचानक ट्रक का संतुलन बिगड़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक तेज रफ्तार में था और अचानक अनियंत्रित होकर सीधे बिजली के खंभे से टकरा गया। शिक्षा में एआई पढ़ाने के लिए यूपीआई जैसा प्लेटफॉर्म बनेगा। मोबाइल पर किसी भी क्लास का लेक्चर पसंदीदा टीचर की आवाज में मिलेगा। एआई से देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पढ़ाई के लिए यूपीआई जैसा राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। इसके जरिए स्कूल कॉलेज के किसी भी विषय का कोई भी टॉपिक मोबाइल पर ऑडियो और वीडियो में उपलब्ध होगा। छात्र अपनी पसंद की भाषा और टीचर की आवाज में लेक्चर सुन पाएंगे। यह प्लेटफॉर्म भारत बोधन एआई स्टैक के नाम से विकसित किया जा रहा है। जिस तरह भीम, गूगल पे, पेटीएम और फोन पे जैसे ऐप यूपीआई पर काम करते हैं, उसी तरह शिक्षा से जुड़े मोबाइल ऐप भारत बोधन एआई स्टैक पर काम करेंगे। यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह कस्टमाइज होगा। छात्र जैसे सवाल पूछेगा उसी के अनुसार लेक्चर तैयार होगा। छात्र ऑडियो या वीडियो का ऑप्शन चुन पाएंगे। भाषा बदलने पर भी शिक्षक का टोन और पढ़ाने का अंदाज वही रहेगा। इवनिंग वॉक बनी आखिरी सैर। सरायकेला में बेकाबू बाइक की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत, पोती गंभीर। सरायकेला राजनगर मार्ग पर कोलाबाड़िया के समीप शनिवार की शाम हुए सड़क हादसे में इवनिंग वॉक कर रही एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी पोती गंभीर घायल है। मृतका की पहचान कोलाबाड़िया निवासी तारूदास 60 वर्षीय के रूप में की गई है। घायल पोती नेहा दास 12 साल की है, जिसका इलाज सरायकेला सदर अस्पताल में चल रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम करीब 5:30 बजे तारूदास अपनी पोती नेहादास के साथ सड़क किनारे इवनिंग वॉक कर रही थी। इसी दौरान एक अनियंत्रित बाइक ने दोनों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दादी और पोती सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को सरायकेला सदर अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक जांच के बाद चिकित्सकों ने बुजुर्ग महिला तारूदास की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया था। जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल में इलाज के दौरान रात करीब 11 बजे तारूदास की मौत हो गई। वहीं हादसे में घायल पोती नेहा दास का इलाज सरायकेला सदर अस्पताल में चल रहा है। कहीं एसी की ठंडक तो कहीं छड़ी का दम। हजारीबाग में चुनाव चिन्हों के साथ शुरू हुआ लोकतंत्र का उत्सव। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में महापौर पद की चुनावी जंग अब पूरी तरह खुले मैदान में आ चुकी है। जैसे ही सभी प्रत्याशियों को उनके अपने चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए, वैसे ही सियासी तापमान अचानक बढ़ गया। चुनाव चिन्ह मिलने के साथ ही प्रत्याशियों के चेहरों पर आत्मविश्वास, समर्थकों में जोश और गलियों चौराहों पर राजनीति की गूंज साफ सुनाई देने लगी है। निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से जारी सूची के अनुसार अमरेंद्र नारायण को एयर कंडीशनर, अरविंद कुमार उर्फ अरविंद राणा को छड़ी, मोहम्मद तस्लीम अंसारी को चूड़ियां, विनोद कुमार को बैटरी टॉर्च, विकास कुमार राणा को बेंच, मोहम्मद सरफराज अहमद को बिस्कुट, सुदेश कुमार को बक्सा और सूरज कुमार को ईंट चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। हर चिन्ह अपने आप में अलग पहचान और अलग संदेश देता नजर आ रहा है। चुनाव चिन्ह मिलते ही प्रत्याशियों ने बिना देरी किए अपने चुनावी अभियान का बिगुल फूंक दिया। खासकर अरविंद राणा को छड़ी चुनाव चिन्ह मिलने के बाद उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। रांची के ग्रामीण इलाकों में बनेगा पोस्ट, ट्रैफिक पुलिस की होगी तैनाती। रांची के आसपास के इलाकों में जाम से निजात दिलाने के लिए शहर के ग्रामीण इलाकों में ट्रैफिक पोस्ट बनेगा। इसमें पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। यह निर्णय ट्रैफिक विभाग की बैठक में लिया गया है। बताया जा रहा है कि शहर से सटे ग्रामीण इलाकों में यातायात जाम होने की लगातार शिकायतों और पुलिस के वरीय अधिकारियों को मिल रही थी, जिससे निजात दिलाने के लिए यातायात विभाग के अधिकारियों के साथ एसएसपी राकेश रंजन ने बैठक की। एसएसपी ने निर्देश दिया कि ट्रैफिक पोस्ट के लिए चिन्हित स्थलों का जायजा लें और इसकी रिपोर्ट सौंपें, ताकि पोस्ट निर्माण पर आगे की कार्रवाई की जा सके। एसएसपी ने बताया कि शहरी क्षेत्र में रात के समय भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहेंगे। यातायात की समस्या को दूर करने के लिए उनकी ड्यूटी का समय बढ़ाया जाएगा। ऐसा करने से ट्रैफिक जाम होने पर तुरंत उसे क्लियर कराया जा सकेगा। छायानगर में घर में सिलेंडर फटने से लगी आग। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत छायानगर में रविवार दोपहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक घर में आग लग गई। घर से धुआं निकलता देख आसपास के लोगों ने तत्काल अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर एक दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुट गई है। बताया जाता है कि आग सिलेंडर फटने से लगी है। हालांकि आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। वहीं दमकल कर्मी ने आग पर काबू पाया। धनबाद मेडिकल कॉलेज में शॉर्ट सर्किट से भड़की आग, जान बचाने को भागे बीमार और तीमारदार। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनबाद में संयुक्त सचिव के जाने के महज 2 घंटे के बाद शाम 5:30 बजे स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के कार्यालय में भीषण आग लग गई। आग लगने से कार्यालय में रखे तमाम सरकारी रिकॉर्ड, एयर कंडीशनर, फर्नीचर, पंखे सभी जल गए। कर्मचारी शाम 5 बजे कार्यालय बंद कर अपने अपने घर लौटे हैं। इसके कुछ ही देर में कार्यालय से आग की लपटें और धुआं निकलने लगा। बगल के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में धुआं भरने लगा। मरीजों में आपाधापी मच गई। मरीज और तीमारदार बाहर निकल गए। तत्काल इसकी सूचना अस्पताल प्रबंधन को दी गई। आग लगने की सूचना पर काफी संख्या में होमगार्ड के जवान और कर्मचारी पहुंच गए। अंदर से धुआं और आग की लपटें और तेज होती गई। इसके बाद अस्पताल में रखे अग्निशमन यंत्र लेकर होमगार्ड के जवान कार्यालय के पास पहुंच गए। जबरन बाहर से कार्यालय के गेट की कुंडी को तोड़ा गया। इसके बाद अग्निशमन यंत्र से आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। सूरत में करंट लगने से जमुआ के युवक की मौत। गुजरात के सूरत में करंट लगने से झारखंड के गिरिडीह जिले के एक प्रवासी युवक की दर्दनाक मौत शनिवार की सुबह हो गई है। मृतक की पहचान सन्नी देओल कुमार वर्मा के रूप में की गई है, जो ग्राम नईटांड पंचायत बदडीहा 1 जमुआ प्रखंड का रहने वाला था। परिजनों के अनुसार सन्नी देओल लगभग 5 सालों से सूरत के मोटा वराछा क्षेत्र स्थित एक वेल्डिंग दुकान में काम कर रहे थे। रोजी रोटी की तलाश में घर से दूर रहकर वे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। इसी दौरान काम के समय अचानक उन्हें तेज करंट लग गया, जिससे वे गंभीर घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद सहकर्मियों द्वारा उन्हें आनंद फानन में परम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हालत अत्यंत गंभीर होने के कारण उनकी मौत हो गई। सनी देओल की असमय मौत की खबर जैसे ही गांव में पहुंची, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। वे अपने पीछे बुजुर्ग माता पिता को छोड़ गए हैं, जिनका अब सहारा छिन चुका है।
सिमडेगा में सड़क हादसों का कहर, दो अलग अलग दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत। सिमडेगा जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार जानलेवा साबित हुई है। जिले में दो अलग अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हो गई है। दोनों ही घटनाओं के बाद इलाके में शोक का माहौल है। पहली घटना केरसई थाना क्षेत्र के वनदुर्गा रोड की है। जानकारी के अनुसार केशलपुर निवासी मिलेक्शन किरकट्टा किसी रिश्तेदार के घर केरसई गया हुआ था। वहां से बाइक से घर लौटने के दौरान वनदुर्गा के पास उसकी बाइक असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में वह गंभीर घायल हो गया है और मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। वहीं दूसरी घटना सदर थाना क्षेत्र के तामड़ा रोड पर हुई। बताया गया कि पालकोट थाना क्षेत्र के सनैडिया गांव निवासी रजत सोरेंग किसी काम से फारसा बेड़ा आया हुआ था। लौटते समय जनता उच्च विद्यालय के पास उसकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे उसकी दुर्घटना स्थल पर मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 फरवरी को झारखंड में श्री जगन्नाथ मंदिर की रखेंगी आधारशिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 फरवरी को जमशेदपुर में प्रस्तावित श्री जगन्नाथ मंदिर और आध्यात्मिक केंद्र की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर विधिवत भूमि पूजन भी किया जाएगा। यह जानकारी श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धर्मार्थ केंद्र न्यास के प्रबंध न्यासी एस.के. बेहरा ने शनिवार को दी है। एस.के. बेहरा ने बताया कि राष्ट्रपति द्वारा मंदिर परिसर की आधारशिला रखे जाने के साथ ही न्यास की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की औपचारिक शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि मंदिर की संपूर्ण संरचना को तैयार होने में लगभग 4 साल का समय लगेगा। हालांकि न्यास की प्राथमिकता आध्यात्मिक केंद्र को पहले पूरा कर उसे शीघ्र संचालित करने की है। प्रबंध न्यासी के अनुसार यह आध्यात्मिक केंद्र शोधार्थियों और विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। आग तापने के दौरान झुलसे महिला की इलाज के दौरान मौत। मंझारी थाना अंतर्गत इपिलसिंगी गांव निवासी 60 वर्षीय काजलमणि दास की इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई है। आग तापने के दौरान वह गंभीर रूप से झुलस गई थी। जानकारी के अनुसार 27 जनवरी शाम को अपने घर में लकड़ी जलाकर आग ताप रही थी। उसी दौरान उसके कपड़े में आग पकड़ लिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई थी। उसी देर रात में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान 7 फरवरी की रात को मौत हो गई है। रविवार को सुबह घटना की सूचना सदर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस सदर अस्पताल जाकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम कराने के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि आग तापने के दौरान झुलस जाने से इलाज के दौरान मौत हो गई है। रामगढ़ में बीएफसीएल प्लांट बना प्रदूषण का हॉटस्पॉट। बाबूलाल मरांडी का सरकार पर तीखा हमला, प्रबंधन ने दी सफाई। रामगढ़ में स्थित बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड बीएफसीएल प्लांट से फैल रहा प्रदूषण अब स्थानीय लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है। इस औद्योगिक इकाई में इंगोट, लोहे स्टील के ठोस साँचे का निर्माण किया जाता है, लेकिन उत्पादन प्रक्रिया के दौरान निकलने वाला घना और जहरीला धुआं आसपास के इलाकों में सांस लेना मुश्किल कर रहा है। मामले को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उठाया है। हालांकि प्लांट प्रबंधन की कुछ और ही दलील है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रामगढ़ उपायुक्त को सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर टैग करते हुए एक वीडियो साझा किया है। वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया कि कई किलोमीटर दूर से साफ दिखाई देने वाला प्रदूषण का गुब्बार न तो पुलिस प्रशासन को नजर आता है, न ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को और न ही राज्य सरकार को। मरांडी ने कहा कि एक और आम जनता दम घोटू हवा में जीने को मजबूर है, वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारी एयर प्योरीफायर लगाकर सुरक्षित माहौल में बैठे हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन अक्सर बैरिकेडिंग कर दोपहिया वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र की जांच में व्यस्त रहता है, लेकिन बड़े औद्योगिक प्लांटों से हो रहे प्रदूषण पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है। बिजली दर निर्धारण के लिए नियम लागू, मल्टी ईयर टैरिफ से उपभोक्ताओं को राहत। झारखंड में बिजली उत्पादन की दरें अब नए और स्पष्ट प्रावधानों के तहत तय की जाएंगी। झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत उत्पादन दर निर्धारण की शर्तें एवं नियमावली विनियम 2025 अधिसूचित कर दिया है। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे और 31 मार्च 2031 तक प्रभावी रहेंगे। आयोग के अनुसार नई नियमावली का उद्देश्य राज्य में बिजली उत्पादन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और उपभोक्ता हितैषी बनाना है। नई व्यवस्था के तहत राज्य में संचालित थर्मल और जल विद्युत उत्पादन इकाइयों के लिए बिजली दरों का निर्धारण तय मानकों के आधार पर किया जाएगा। इससे उत्पादन कंपनियों को लागत के अनुरूप उचित दर मिल पाएगी और अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण संभव हो पाएगा। आयोग का मानना है कि इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ताओं पर अचानक दर वृद्धि का बोझ नहीं पड़ेगा। नियमों के तहत बहुवर्षीय टैरिफ प्रणाली लागू की जाएगी। इसके तहत हर साल दर तय करने के बजाय 5 साल की अवधि के लिए पहले से ही टैरिफ निर्धारण
किया जाएगा। मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह का तंज, बोले उनका इलाज कांके में नहीं है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी द्वारा झारखंड में मेडिकल कॉलेज खोले जाने को लेकर दिए गए बयान पर पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने टिप्पणी की है। उन्होंने मंत्री इरफान अंसारी को मानसिक रोगी करार दिया और झूठा श्रेय लेने का आरोप लगाया है। पूर्व कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा झारखंड में 6 मेडिकल दिए जाने की बात पर स्वास्थ्य मंत्री द्वारा श्रेय लिए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। पूर्व कृषि मंत्री भाजपा नेता रणधीर सिंह ने मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री मानसिक रोगी हैं, जिनका इलाज कांके में भी नहीं है, उन्हें बाहर जाने की जरूरत है। पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि झारखंड में शिक्षक मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की देन है। उन्होंने मंत्री इरफान अंसारी पर झूठा श्रेय देने का आरोप लगाते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री और झारखंड सरकार को केंद्र सरकार का गुणगान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने झारखंड में 6 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी है, जिसमें संथाल परगना में भी 3, जमताड़ा, साहिबगंज और देवघर में दिया गया है। जमताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री शहर से दूर मेझिया में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने शहर के नजदीक में मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग की ताकि आसपास के लोगों को यहां का लाभ मिल पाए। बता दें कि झारखंड में 6 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दी गई है, जिसमें संथाल परगना में 3 मेडिकल स्वीकृत हैं। करोड़ों का बजट, जर्जर ढांचा और सूखे नल, रिम्स की ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड की राजधानी में स्थित राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि रिम्स आज खुद गंभीर अव्यवस्था का मरीज बन चुका है। जिस संस्थान से प्रदेश के सबसे जटिल और गरीब मरीजों को जीवन मिलने की उम्मीद रहती है, वहां आज मरीज, परिजन और व्यवस्था तीनों एक साथ संघर्ष कर रहे हैं। इलाज से पहले बेड, पानी, साफ सफाई और इंसान जैसा व्यवहार तलाशना सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार रिम्स पर हर साल करीब 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद 1200 स्वीकृत बेड वाले इस अस्पताल में औसतन 1800 मरीज भर्ती रहते हैं। अतिरिक्त मरीजों के लिए न तो बेड है और न ही वैकल्पिक व्यवस्था। नतीजा यह है कि वार्डों के गलियारे, स्ट्रेचर और फर्श से इलाज का ठिकाना बन चुके हैं। न्यूरो सर्जरी विभाग में 120 बेड के मुकाबले 200 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं, जबकि ऑर्थोपेडिक विभाग में भी हालात अलग नहीं है। सर्जरी के बाद भी मरीज जमीन पर पड़े रहते हैं, जहां संक्रमण का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। झारखंड में सीसीटीवी प्रोजेक्ट, 606 थानों में 8,854 कैमरे लगाने की तैयारी, मॉडल कोर्ट के कारण टेंडर अटका। झारखंड राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुरू की गई है। इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही है, जिससे इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करना अनिवार्य हो चुका है। राज्य के गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस परियोजना को लेकर प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है, लेकिन निकाय चुनाव की घोषणा के बाद लागू आचार संहिता के कारण निविदा प्रक्रिया फिलहाल अटक गई है। गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड ने 9 जनवरी को 606 थानों में 8,854 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 134 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। योजना के तहत राज्य के ज्यादातर थानों को हाई रेजोल्यूशन कैमरों और मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और थानों में होने वाली गतिविधियों की रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करना है। नगर निकाय चुनाव में अनुशासनहीनता पर कांग्रेस की कार्रवाई, 2 नेता निष्कासित। नगर निकाय चुनाव के दौरान पार्टी निर्देशों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए जिला कांग्रेस कमेटी गिरिडीह ने सख्त कदम उठाया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सतीश केडिया ने आदेश जारी कर 2 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार योगेश्वर मेहता और पंकज सागर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया है। पत्र में बताया गया कि प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवारों को चयन का अधिकार जिला राजनीतिक मामलों की समिति को दिया गया था। समिति द्वारा पार्टी समर्थित उम्मीदवार तय किए जाने के बाद संबंधित नेताओं से अपनी अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का आग्रह किया गया था। इसके बावजूद दोनों नेताओं ने पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं किया है और न ही इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद 6 फरवरी 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। धनबाद में पीएनबी का लोन रिकवरी एजेंट लापता, घर पर बोलकर निकले वापसी में लेट होगी, उन्हीं के मोबाइल से मांगे 15 लाख रुपए। धनबाद के बाबूढ़िया खटाल निवासी और पीएनबी बैंक के लिए लोन रिकवरी का काम करने वाले अमित कुमार के लापता होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने उनके अपहरण की आशंका जताई है।
अमित शुक्रवार को सुबह करीब 11 बजे घर से यह कहकर निकले थे कि उन्हें दूर जाना है और लौटने में देर हो सकती है। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे परिजनों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल फोन रिसीव नहीं हुआ। लगातार संपर्क नहीं हो पाने पर परिवार को अनहोनी की आशंका होने लगी। परिजनों के अनुसार कुछ समय बाद अमित के ही मोबाइल फोन से एक अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया। फोन करने वाले ने दावा किया कि अमित उसके पास है। उसने 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। रकम नहीं देने पर अमित को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी गई है। इसके बाद परिवार पूरी तरह घबरा गया और तत्काल मामले की सूचना धनबाद पुलिस को दी है। परिजनों का कहना है कि अमित का किसी से व्यक्तिगत विवाद नहीं था, लेकिन लोन रिकवरी के नाम के दौरान वह कई लोगों के संपर्क में रहता था। साहिबगंज में अज्ञात अपराधियों ने सेवानिवृत्त शिक्षक की घर में घुसकर की हत्या, गांव में दहशत। साहिबगंज जिले के तीन पहाड़ थाना क्षेत्र के जोका गांव में अज्ञात अपराधियों द्वारा एक सेवानिवृत्त शिक्षक की घर में घुसकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान निर्भय कुमार राय के रूप में की गई है। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है और भय का माहौल व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्भय कुमार राय जोका गांव स्थित अपने घर में अकेले रहते थे। शनिवार को गांव के ही एक व्यक्ति की बकरी उनके घर में घुस गई थी। बकरी को बाहर निकालने के लिए जब उसका मालिक घर के भीतर गया तो उसने बरामदगी में निर्भय कुमार राय को खून से लथपथ अवस्था में पड़ा देखा। यह दृश्य देखकर उसने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। तत्पश्चात पुलिस को घटना की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही तीन पहाड़ थाना प्रभारी मृत्युंजय कुमार पांडे एएसआई राजेश कुमार के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। जमशेदपुर में सुरक्षा मानकों में फेल 17 स्लीपर बसों पर चला प्रशासन का डंडा, डीटीओ की बड़ी कार्रवाई। यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली स्लीपर बसों पर शनिवार को प्रशासन का डंडा चला है। उपायुक्त कड़ सत्यार्थी के निर्देश पर मानगो बस स्टैंड में चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली 17 स्लीपर बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के संयुक्त छापेमारी का नेतृत्व जिला परिवहन पदाधिकारी डीटीओ धनंजय, ट्रैफिक डीएसपी नीरज कुमार और मोटरयान निरीक्षक सूरज हेम्ब्रम ने किया है। टीम ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित AIS 052 और AIS 119 सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की है। जांच के दौरान कई बसों में आपातकालीन सुविधाओं और निर्माण मानकों की अनदेखी पाई गई। डीटीओ ने दोषी बस मालिकों को नोटिस जारी करते हुए कड़ी चेतावनी दी है। वे निर्धारित समय के भीतर अपनी बसों को नियमों के अनुरूप दुरुस्त करें। सुधार नहीं होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की जान सुरक्षित रखने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। ग्रामीण विकास विभाग के दर्जन भर इंजीनियरों को ईडी का समन। प्रवर्तन निदेशालय ने ग्रामीण विकास विभाग में कमीशनखोरी के मामले में दर्जन भर इंजीनियरों को समन जारी किया है। इन्हें अलग अलग तारीखों को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया है। ग्रामीण विकास विभाग में कमीशनखोरी की रकम की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 22 के खिलाफ पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान कमीशन वसूली के पूरे चेन पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से आगे की जांच शुरू कर दी है। इस दौरान विभाग से संबंधित दर्जन भर इंजीनियरों को समन जारी किया गया है। इसमें कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता शामिल हैं। ग्रामीण विकास विभाग में अब तक की जांच के दौरान ईडी को इस बात की जानकारी मिली थी कि टेंडर प्रक्रिया में ठेकेदारों से पैसा वसूल कर बड़े अधिकारियों तक पहुंचाया जाता है। ईडी ने इस वसूली के इस चेन में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए पूछताछ की प्रक्रिया भी फिर से शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास विभाग में ठेकेदारों से वसूली के मामले में अब तक की जांच के बाद पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में 3 आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। इसमें आरोपितों की संख्या 22 है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।